Hello everyone, welcome to my channel Study Talk with Vishali. So students, in the previous class, the topic probable error was discussed, okay? And in today's lecture, we will discuss about standard error. So देखिए students, probable error के बारे में मैंने आपको बताया था कि probable error क्या होता है. Probable error is used to check the reliability and validity of Karl-Pearson coefficient of correlation. And the probable error is meaningful only when the data have been drawn from the normal population by random sampling method. Okay, random sampling method के थ्रू डाटा जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन में से ड्रॉन होना चाहिए. As against the probable error which have 50% chance of including similar coefficients calculating from अदर सीरीज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन. ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि जो प्रोबेबल एरर है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि जो सैंपल्स हमने सेम पॉपुलेशन में से सेकंड टाइम ड्रॉन किए हैं उनका जो कोफिशिएंट आएगा वो फर्स्ट टाइम जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे सेम पॉपुलेशन में से उनकी जो लिमिट सेट की गई है उसमें 50% तक वो कोफिशिएंट की वैल्यू लाई करेगी. ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई थी. आज हम करते हैं स्टैंडर्ड एरर. देखिए स्टैंडर्ड एरर, देखिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड एरर का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो प्रोबेबल एरर का मैंने आपको बताया है. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर में भी सेम वही चीज आती है कि पॉपुलेशन है उसमें से हमने सैंपल्स लिए हैं, उनकी जो वैल्यू निकल के आई है सेकेंड टाइम दोबारा से हमने सेम पॉपुलेशन में से सैंपल्स लिए हैं, तो वे सैंपल्स फर्स्ट टाइम जो सैंपल लिए गए थे उसकी लिमिट में कितना फॉल करते हैं वो चीज इसके अंदर देखी जाएगी. अगर वो उसकी लिमिट के अंदर फॉल करते हैं तो उनके बीच में कोरिलेशन है, अदरवाइज कोरिलेशन नहीं है. तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो होती है 67.45. प्रोबेबल एरर के केस में मैंने आपको कितनी बताई थी, जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% होती है वैल्यू की लिमिट के अंदर फॉल करने की. एंड स्टैंडर्ड एरर के अंदर जो होती है वो 67.45% प्रोबेबिलिटी होती है वैल्यू की लिमिट के अंदर लाई करने की. ठीक है, और इसके जो फॉर्मूला है उसमें 0.6745 को इंक्लूड नहीं किया जाता. ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता. इफ द कांस्टेंट 0.6745 इज ओमिटेड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला. ठीक है, अगर फॉर्मूला में से जो हमने पहले जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए, मतलब रिमूव कर दिया जाए, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला बन जाएगा. देखिए प्रोबेबल एरर में क्या किया था हमने, 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय √n. तो यहाँ पर 0.6745 को नहीं लिया गया, सिंपल 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय √n कर दिया गया है. अब आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन we can determine the limits within which the coefficient of correlation of universe will lie. ठीक है, सेम वही बात कह दी इन्होंने कि हम लिमिट सेट कर देते हैं जिसके बेस पे हम देखते हैं कि जो यूनिवर्स है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो यूनिवर्स में कहाँ तक लाई कर रहा है. तो इसमें जो लिमिट सेट की जाती है वो कैसे सेट की जाती है, r+-3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर. तो यहाँ पर है r+-3 इंटू स्टैंडर्ड एरर. इसके बेस पर हम इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सेट करते हैं. ठीक है, जब इसमें से r की वैल्यू में से स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो 3 टाइम्स है उसको माइनस कर दिया जाएगा तो लोअर लिमिट आ जाएगी, और जब प्लस कर दिया जाएगा तो अपर लिमिट आ जाएगी. ठीक है, आगे देखिए. हाँ जी, अब क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं इसमें. फर्स्ट वन इज, ए स्टूडेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r एज 0.7 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 5. कि जो r की वैल्यू है वो 0.7 है और जो n की वैल्यू है वो 5 है. तो बताइए कि r इज हाईली सिग्निफिकेंट, r जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये चीज हमें बतानी है. तो देखिए जो प्रोबेबल एरर है उसमें उसका फॉर्मूला क्या था, 0.6745. ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय n. जब r की वैल्यू ग्रेटर देन पीई होगी तभी हम मानते हैं सिग्निफिकेंट है. ठीक है,
तो हम पहले कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 0.6145 एज इट इज ले लिया हमने, इनटू में आर की वैल्यू दी गई थी 0.7, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय रूट एन, एन की जो वैल्यू है वो 5 है, 5 का रूट कर देंगे। अब देखिए 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर करेंगे 0.49 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 का जो रूट है वो निकल के आएगा 2.23। अब 1 में से 0.49 को माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है 0.51 डिवाइड बाय 2.23। अब 0.51 को 2.23 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.228। जब 0.228 की हम 0.6745 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.15। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, आर की वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ पीई आ रही है या नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, जो आर की वैल्यू है और जो हमारी पीई की वैल्यू निकल के आई है, आर की वैल्यू को पीई की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। आर की वैल्यू दे रखी थी 0.7, उसको डिवाइड कर देंगे 0.15 से। देखिए यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है 4.67। R इज इक्वल टू 4.67 टाइम्स ऑफ पीई, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि जो R है वो 6 टाइम ऑफ पीई होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन, उस केस में हम मानेंगे कि सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो 6 टाइम ऑफ पीई नहीं है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। सिंस R इज लेस देन 6 टाइम्स ऑफ द पीई, देन R इज इनसिग्निफिकेंट इन दिस केस। ओके, second question is the correlation coefficient between ages of husband and wife of a sample of size 100 is 0.8। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 100 दे रखी है, r की वैल्यू है वो 0.8 दे रखी है। फाइंड द लिमिट विद इन विच इट होल्ड्स ट्रू फॉर द यूनिवर्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि यूनिवर्स के लिए ये वैल्यू ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन होगी। देखिए स्टैंडर्ड एरर का हमारा क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ठीक है, आर की वैल्यू 0.8 दे रखी थी, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय एन की वैल्यू 100 है, 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64, 100 का रूट करेंगे तो 10, 1 में से 0.64 को माइनस किया 0.36 वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 10 किया तो 0.036 वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि लिमिट्स भी बतानी है, तो लिमिट्स मीन्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो स्टैंडर्ड एरर के केस में हमने पढ़ा था r प्लस माइनस 3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें r की वैल्यू को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई 0.108, इसमें एक बार r की वैल्यू को प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। पहले माइनस किया तो वैल्यू आई है 0.692। देखिए 0.8 में से जब आप 0.108 को माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब इसको 0.8 में प्लस कर देंगे 108 को तो 0.908 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई। तो इसमें अब हम देखो स्टैंडर्ड एरर की एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अगर सेम वही वैल्यू जो आर की वैल्यू हमें दे रखी थी वही निकल के आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपर लिमिट जो है वो है 0.908 और लोअर लिमिट है 0.692। इनको प्लस करने के बाद वैल्यू ये निकल के आ रही है और 2 से डिवाइड करने के बाद 0.8। हमें आर की वैल्यू भी 0.8 दी गई थी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से वेरीफाई हो जाती है कि स्टैंडर्ड एरर के केस में जब अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो सेम आर की वैल्यू निकल के आती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो प्रोबेबल एरर होता है वो 2/3 होता है स्टैंडर्ड एरर का। ठीक है, 2/3 होता है स्टैंडर्ड एरर का, और जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो होता है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। ये चीज़ आप नोट कर लेना। ठीक है, जो प्रोबेबल एरर होता है वो होता है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर, और जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो होता है 3/2 ऑफ प्रोबेबल एरर। बस ये चीज़ आप सिंपली लर्न कर लेना, इनफ है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर
का जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि क्यों इनका यूज़ किया जाता है। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर्स में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।